हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर घर पाठशाला। प्यारे बच्चों, +1 बिजनेस स्टडी की क्लास में आपका स्वागत है। मैं उमेश कुमार, लेक्चर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीरतुंगल, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत निजी क्षेत्र टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, और आज हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र की। सार्वजनिक क्षेत्र, इन इंग्लिश पब्लिक सेक्टर। प्यारे बच्चों, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत उन व्यावसायिक संगठनों को शामिल किया जाता है जो सार्वजनिक महत्व के होते हैं। सार्वजनिक का अर्थ है कि सर्व जनता, आम जनता के महत्व के होते हैं तथा जिनको सरकार द्वारा नियंत्रित और संचालित किया जाता है। सार्वजनिक या राजकीय उपक्रमों को पिछले कुछ दशकों में देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। 19वीं शताब्दी तक निजी क्षेत्र के व्यावसायिक संगठनों का ही बोलबाला था, परंतु जैसे जैसे उपभोक्ताओं और श्रमिकों का शोषण, बड़े व्यवसायी उपक्रमों की एकाधिकार की प्रवृत्ति, गला काट यानी कट थ्रोट कंपटीशन आदि देखने को मिला, तो इस प्रकार से निजी क्षेत्र में उन उद्योगों के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था जिनमें बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती थी और जिनका लाभ अर्जन यानी लाभ कमाने की क्षमता जिनमें कम होती थी या जिन्हें लाभ कमाने में ज़्यादा समय लगता था। इन सब का परिणाम यह हुआ कि जनता की शोषण से मुक्ति के लिए और देश के संपूर्ण विकास के लिए राजकीय हस्तक्षेप को आवश्यक समझा जाने लगा। प्यारे बच्चों, सार्वजनिक क्षेत्र या उपक्रम का अर्थ है सार्वजनिक यानी राजकीय उपक्रमों का अभिप्राय ऐसे उपक्रमों से है जो सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं तथा जिन पर सरकार का स्वामित्व एवं प्रबंध होता है, या कह सकते हैं कि स्वामित्व और प्रबंध सरकार के हाथों में होता है। इन उपक्रमों में सरकार या तो स्वयं एकमात्र स्वामी होती है अथवा इनका अधिकतम स्वामित्व सरकार के पास होता है। कम से कम 51% भाग स्वामित्व का सरकार के पास होना जरूरी है। इनका उद्देश्य जनता को उचित मूल्य पर वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करना होता है। यद्यपि इनका मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना है, लेकिन लाभ कमाने के उद्देश्य को अलग नहीं किया जा सकता है। यानी ये ज़्यादा समाज सेवा की तरफ ध्यान देते हैं और समाज सेवा करते करते उचित लाभ ये कमाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सभी सरकारी संस्थाएं सरकारी उपक्रमों में शामिल नहीं होती हैं। जैसे सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, ये सरकारी उपक्रम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका उद्देश्य केवल समाज सेवा करना है, लाभ कमाना नहीं है। समझ रहे हैं बच्चे? क्यों इनको सार्वजनिक उपक्रम नहीं कहते हैं? क्योंकि इनका उद्देश्य केवल समाज सेवा करना है, लाभ कमाना नहीं है। अतः केवल उन सरकारी संस्थाओं को ही हम सार्वजनिक या राजकीय उपक्रम कहते हैं जो आर्थिक अथवा व्यावसायिक क्रियाएं करती। हाँ, काम समाज सेवा भी कर रही हैं, लेकिन साथ में क्या कर रही हैं? वो व्यावसायिक क्रियाएं भी कर रही हैं, लाभ भी कमा रही हैं। उनको ही हम सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम कहते हैं। और इसका
हमारे पास बहुत सरल सा उदाहरण है। हमारे शहरों में, कस्बों में जो बैंक हैं, चाहे वो केनरा बैंक है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यूको बैंक है, ये सारे क्या हैं भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की संस्थाएं हैं। और इनमें अगर आप देखें इनके होल्डिंग, कभी भी बैंक में जाएं या इन बैंक के होल्डिंग को देखें तो उन पर ब्रैकेट में नीचे लिखा होता है अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, ऐसा लिखा होता है। तो ये एक अच्छे उदाहरण हैं। इनके जो साइन बोर्ड हैं इनको आप बच्चों ध्यान से देख सकते हैं। और अगर हम संक्षेप में कहें सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ, तो सार्वजनिक क्षेत्र का अभिप्राय व्यवसाय के उस प्रारूप से है जिसके अंतर्गत राजकीय स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल होते हैं। इन इंग्लिश it meanings to the sector of business consisting of businesses owned by the state or central government। और ये जो सार्वजनिक क्षेत्र है इसको हम राजकीय उपक्रम भी कहते हैं, स्टेट इंटरप्राइजेस। सार्वजनिक उपक्रम भी कहते हैं पब्लिक इंटरप्राइजेस। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। और लास्ट सरकारी उद्योग गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। प्यारे बच्चों, सार्वजनिक क्षेत्र को इन 4 नामों से भी जाना जाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, राजकीय उपक्रम स्टेट इंटरप्राइजेस, सार्वजनिक उपक्रम पब्लिक इंटरप्राइजेस, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, सरकारी उद्योग गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की विशेषताओं की, फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। पहली विशेषता है राजकीय नियंत्रण, स्टेट कंट्रोल। सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंध एवं नियंत्रण सरकार के हाथों में होता है। कुछ उपक्रमों की स्थापना तो सरकार स्वयं करती है, जैसे डाक तार विभाग को भारतीय डाक तार विभाग को सौंप दिया गया है और जिसका संचालन संचार मंत्रालय कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार कुछ और भी हमारे पास उपक्रम हैं या बोर्ड हैं जो सरकार ने जिनकी स्थापना स्वयं की है और सरकार ही उनकी देखरेख कर रही है, जैसे भाखड़ा नंगल कंट्रोल बोर्ड, हीराकुंड कंट्रोल बोर्ड। लेकिन इन पर भी अंतिम नियंत्रण जो वो सरकार का ही होता है। बनाए तो अलग से बोर्ड हैं ये, लेकिन जैसे हिमाचल में भी आप देख रहे हैं स्कूल शिक्षा बोर्ड जिसका कार्यालय धर्मशाला में है, बोर्ड अलग है लेकिन कंट्रोल किसका है उसके ऊपर, सरकार का ही है। नेक्स्ट नंबर 2 है राजकीय स्वामित्व, स्टेट ऑनरशिप। प्यारे बच्चों, सार्वजनिक उपक्रमों का स्वामित्व या तो पूरी तरह से केंद्रीय या राज्य सरकार या स्थानीय सरकार का या इनके पास संयुक्त रूप से होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भी भागीदारी हो सकती है, लेकिन सरकार का अंश पूंजी का कम से कम 51% भाग सरकार का ही होना चाहिए। यहाँ पर यह स्पष्ट मैं कर दूं कि राजकीय का अर्थ राज्य नहीं है, राजकीय का अर्थ है सरकार। जैसे हमारे स्कूल्स के नाम भी क्या है भी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, ठीक है। तो राजकीय का मतलब ये नहीं है कि वो राज्य है, राजकीय का मतलब हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं अभी राजकीय को, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ऐसा लिखते हैं ना बच्चों। हाँ, तो यहाँ पर राजकीय का अर्थ क्या है भाई, सरकार है। और सरकार कोई भी हो सकती है, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या दोनों मिल करके। और नंबर 3 है सेवा उद्देश्य, सर्विस मोटिव। राजकीय उपक्रमों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य समाज को सेवाएं प्रदान करना होता है। एक निजी उपक्रम की स्थापना तभी की जाती है यदि उसमें अधिक लाभ की उम्मीद हो, लेकिन राजकीय उपक्रमों की स्थापना करना यदि समाज सेवा के लिए जरूरी है तो हानि होने की दशा में भी इन्हें स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 4 है वित्तीय स्वतंत्रता।
फाइनेंशियल फ्रीडम। प्यारे बच्चों, सार्वजनिक उपक्रमों की लगभग सभी वित्तीय जो आवश्यकताएं हैं सरकार द्वारा पूंजी विनियोग के माध्यम से पूरी की जाती है, लेकिन आजकल सरकार की उदारीकरण नीतियों के कारण सरकारी उपक्रम को अपनी वित्तीय आवश्यकताएं पूरी करने के लिए जनता से वित्त प्राप्त करने की अनुमति दे दी गई है। इसलिए सरकारी उपक्रम अब अपनी अधिकतर वित्तीय आवश्यकताओं को जनता से ऋण या अंश पूंजी के रूप में पूरा कर लेते हैं, जो कि इन उपक्रमों की वित्तीय स्वतंत्रता का संकेत है। नंबर 5 है प्रबंध में नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट। प्यारे बच्चों, ब्यूरोक्रेसी का मतलब इनमें IAS HAS जो अधिकारी हैं वो हेड बनाए जाते हैं, क्योंकि सार्वजनिक उपक्रम सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं, इसलिए इनका प्रबंध प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाता है और प्रशासनिक अधिकारी सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और उपनियमों को ध्यान में रख करके उनका संचालन करते हैं। और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि निर्णयों में लोचशीलता का अभाव रहता है। इन विशेषताओं के कारण ही इन उपक्रमों में निर्णय इतनी शीघ्रता से नहीं लिए जाते हैं। नेक्स्ट है जनता के प्रति उत्तरदायिता, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी प्यारे बच्चों, निजी क्षेत्र के उपक्रम अपनी प्रगति के लिए केवल कुछ लोगों या विशेष करके अपने स्वामी के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। इसके उल्ट क्या है कि जो राजकीय उपक्रम है न केवल सरकार के बल्कि जनता के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, इन उपक्रमों की सफलता और असफलता के बारे में संसद और विधानसभा में, जैसे विधानसभा लगती है, आजकल आप देख रहे हैं दिल्ली में पार्लियामेंट संसद चल रहा है, तो वहाँ पर टीका टिप्पणी यानी प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका उत्तर जान सकते हैं। नंबर 7 है मधुर औद्योगिक संबंध, हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन। बच्चों, निजी क्षेत्र के व्यवसायियों की अपेक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का दृष्टिकोण अधिक उदार होता है। ये उपक्रम ऐसी नीतियों को अपनाते हैं जो कि कर्मचारियों, उपभोक्ताओं और अंततः पूरे समाज के लिए हितकर होते हैं। यानी सार्वजनिक उपक्रमों की इस विशेषता के कारण ही इनके अन्य सभी पक्षकारों के साथ मधुर संबंध रहते हैं, मीठे संबंध रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। और अगला पॉइंट है सभी वर्गों के लिए उपयोगी। पॉइंट नंबर 8, सभी वर्गों के लिए उपयोगी, यूजफुल टू ऑल द सेक्टर्स। बच्चों, सार्वजनिक उपक्रम समाज के किसी एक वर्ग के ही सेवा नहीं करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग की, अमीर की सेवा करेंगे, ठीक है, या सिर्फ केवल गरीब की सेवा करेंगे, या इस धर्म की सेवा करेंगे, उस धर्म की नहीं करेंगे, इस जाति की करेंगे, उस जाति की करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, ये सभी वर्गों की निष्पक्ष सेवा करते हैं और सभी के लिए उपयोगी होते हैं। उदाहरण के लिए हम मान लें कि सार्वजनिक उपक्रम के अंतर्गत डाक विभाग आता है, जिसका नाम पहले था डाक तार विभाग। तार को हटा दिया है क्योंकि जो टेलीग्राम है वो सेवा इसके द्वारा नहीं दी जाती है, तो डाक विभाग ही हम बोलते हैं। तो वो सभी की चिट्ठियां लाता है डाक विभाग, जो डाकिया है सभी की चिट्ठियां लाता है, सभी के लेटर लाता है, ऐसा नहीं कि एक वर्ग की लाएगा। या फिर BSNL है हमारा, टेलीफोन विभाग है ना, तो टेलीफोन विभाग भी क्या है, किसी एक वर्ग को ही वो टेलीफोन की सेवाएं दे रहे हैं या कॉल करने की सेवाएं दे रहे हैं, नहीं, सबके पास मोबाइल है, सबके पास लैंडलाइन फ़ोन है, ऐसा है ना बच्चों। तो कहने का अर्थ है कि ये सभी वर्गों के लिए उपयोगी है, किसी एक वर्ग विशेष की ये सेवा नहीं करता है। नंबर 9 है कुछ क्षेत्रों में एकाधिकार, मोनोपोली इन ए फ्यू सेक्टर्स। कुछ क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों का एकाधिकार है। एकाधिकार का अभिप्राय यह है कि किन्हीं विशेष उद्योगों को केवल सार्वजनिक क्षेत्र में ही स्थापित किया जा सकता है। जैसे रेलवे, अभी प्राइवेट रेलवे नहीं है, निजीकरण में रेलवे नहीं आई है, हाँ धीरे धीरे चेंज हो रहा है कि कुछ वर्षों के बाद हो सकता है कि जो प्राइवेट ट्रेन्स हैं वो भी चले। इसी तरह से डाक तार विभाग
की सेवाएं समाज सेवा के ऐसे जरूरी भी हैं क्योंकि इन उद्योगों से अधिक लाभ न होने के कारण निजी क्षेत्र के उद्यमी इनमें कोई रुचि नहीं लेते हैं। लेकिन हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा चेंज हो रहा है। अब डाक तार विभाग की जो सेवाएं हैं वो भी कुरियर वालों ने ले ली है, ठीक है ना। कुरियर सेवा आ गई है, वो भी एक तरह की डाक तार विभाग वालों की सेवा है, लेकिन वहाँ पर निजीकरण उसका हुआ है, इसलिए उसे कुरियर कहा जाता है। तो ये थी सार्वजनिक क्षेत्र या उपक्रमों की विशेषताएं। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। राजकीय नियंत्रण, राजकीय स्वामित्व, सेवा उद्देश्य, वित्तीय स्वतंत्रता, प्रबंध में नौकरशाही, जनता के प्रति उत्तरदायिता, मधुर औद्योगिक संबंध, सभी वर्गों के लिए उपयोगी, कुछ क्षेत्रों में ही एकाधिकार। और सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ एक उदाहरण हमारे पास हैं, जिसमें BSNL कनेक्टिंग इंडिया एक सार्वजनिक क्षेत्र का संचार विभाग है जो हमें टेलीकॉम की सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसी तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो बीमा की सुविधाएं, जीवन बीमा की सुविधाएं हमें दे रहा है, एक सार्वजनिक उपक्रम का उदाहरण है। इसी तरह से भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवेज भी हमारा एक विभागीय उपक्रम है जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी तरह से एयर इंडिया विमान सेवाएं हमें प्रदान करता है, एक देश से दूसरे देश को ले जाने के लिए हमें सेवाएं देता है, जो एक सार्वजनिक उपक्रम का या गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर का एक उदाहरण है। इसी तरह से SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं वो सारे सार्वजनिक उपक्रम के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक है, यूको बैंक है, केनरा बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, ठीक है। इस तरह से बहुत से उदाहरण है जो बैंक, यानी मैंने आपको कहा कि जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं वो सारे सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है, ये भी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो इनकम टैक्स की सेवाएं, कैलकुलेशन या आयकर की सेवाएं हमें प्रदान करता है। तो प्यारे बच्चों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कुछ एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। 10 उदाहरण है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ONGC लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, पेट्रोल पंप जिसके हैं HP के, गेल इंडिया लिमिटेड। ये वो उपक्रम है जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से कुछ एक नेशनलाइज्ड बैंक हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र की अंडरटेकिंग है या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्ट में SBI, पंजाब नेशनल बैंक PNB जिसको बोलते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक। ये वो 10 उदाहरण है नेशनलाइज्ड बैंक के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के अंतर्गत आते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को समझ आया है और आपने इस टॉपिक को एंजॉय भी किया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।